This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल विद अ न्यू टॉपिक, जो हमेशा हमारा टॉपिक ऐसा होता है जो कि हमारी मईशत और हमारे मुल्क की मईशत स्पेशली और ओवरऑल मईशत को डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज कश्मीर डे भी है और उसकी यकजहती का, जैसे हर साल हम लोग कश्मीरियों के साथ अपना यकजहती का इजहार करते हैं, आज भी कर रहे हैं। वज़ीर साहब ने स्पेशल पैगाम भी दिया है इसके लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मसले का हल बग़ैर उनकी उमंगों के साथ करे हुए नहीं हो सकता। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के कर्ज़ाजात के ऊपर और पाकिस्तान में जो टैक्स का जो निज़ाम है उसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टुगेदर एंड ये कैसे लिंक्ड हैं इसके बारे में हम ज़रा गौर से और अच्छी तरह देखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का जो लेने का जो वो है प्रोसेस, वो स्टार्ट हो गया था इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद ही। 1951 से 1955 तक हमें कर्ज़ा लेना पड़ा फॉरेन का, जो कि 121 मिलियन डॉलर था। उसके बाद 1971 तक हमारे पास जो कर्ज़ों का जो वॉल्यूम था वो 3 बिलियन डॉलर, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान का कर्ज़ा भी शामिल था। और बढ़ते बढ़ते जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार गुजरते चले जाते हैं, तो कर्ज़ों का जो हमारा जो ट्रेंड है वो हमारे सियासी हालात से बड़ा मुताबिकत रखता है। ज़िया-उल हक साहब के कू से पहले 1971 और 77 के बीच में देखते हैं कि कर्ज़ों में काफ़ी ड्रॉप आता है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस वक्त हमारे कर्ज़े काफ़ी ऊपर चले गए थे, काफ़ी कर्ज़े हमको मिल रहे थे। उसके बाद जब ये 65 और 71 की वॉर्स ख़त्म हुई, उसके बाद कर्ज़ों में हम दोबारा गिरावट का ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि सैंक्शंस पाकिस्तान और इंडिया पे लग गए थे कि हम मज़ीद जंगें नहीं लड़ सकते। 1990 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो उस वक्त कर्ज़े हमें पीक पे सबसे ज़्यादा मिलने शुरू हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ, कर्ज़ों में फिर गिरावट आई, फिर ये 9/11 हुआ, कर्ज़े हमें फिर से दोबारा मिलने शुरू हो गए। तो बढ़ते बढ़ते हमारे कर्ज़ों का जो हजम है इस वक्त जो है वो, अगर हम टोटल पब्लिक डेट देखें, दिस इज़ अराउंड 197 बिलियन यूएस डॉलर्स, विच इज़ ह्यूज। और अगर से वो एक्सटर्नल डेट देखें, इट स्टैंड्स अराउंड 65.6 बिलियन डॉलर्स। तो ये एक इतना बड़ा एक हजम और एक वॉल्यूम है कर्ज़ों का, जो कि नज़र आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे जो ज़राए उसको उतारने के लिए सिवाय मज़ीद कर्ज़े लेने के हमें नज़र नहीं आ रहा। एक ज़रिया जो कर्ज़े उतारने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है टैक्स के नेट को बड़ा करना, जो कि सारे जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और जो सारे फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं। नाज़रीन, टैक्स का निज़ाम पाकिस्तान में या अगर ओवरऑल दुनिया में देखें तो सबसे पुराना निज़ाम है। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए उसके एक्सपेंडिचर को के हदफ को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है, और इससे अमीरी और गरीबी का फ़र्क भी कम होता है टैक्स। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट टैक्स का निज़ाम मौजूद हो, जिसकी कि पाकिस्तान में हम कभी देखते हैं। इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही एक ऑनरेबल, बहुत ही सीनियर गेस्ट मौजूद हैं। AB शाहिद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका 33 साल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है। हम आपसे इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे सर, कि ये जो हमारे कर्ज़ाजात बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। कल हमने 10th रिव्यू कंक्लूड किया है, इसाक डार साहब और हैरल्ड फिंगर साहब ने कल फिर बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट की है। तो क्या वाकई में ऐसा है? और आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए कि पाकिस्तान में जो टैक्स से हम स्टार्ट करते हैं, जो टैक्स का निज़ाम है, क्या वो वाकई ट्रांसपेरेंट है? उसमें क्या लेक्यूनाज या क्या उसमें लूप होल्स या क्या उसमें चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है सर? पहले तो सबसे मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक उन्होंने इसाक डार साहब ने फिंगर साहब से बात करने के बाद खुशी का इजहार किया है, किसी हद तक वो बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि ये दुरुस्त है कि पिछले 1.5 साल में टैक्स पेयर्स की तादाद में थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन वो इजाफ़ा बमुश्किल FBR के कहने के मुताबिक 2,80,000 के करीब है। लेकिन ये 2,80,000 बहुत कम है इस लिहाज से कि अगर आप सिर्फ रिटेल और होलसेल सेक्टर को देखें तो जो आशार अब तक जो आदाद शुमार आपके सामने आते रहे मुख्तलिफ सर्वेज़ में, उससे ये पता चलता है कि सिर्फ इस सेक्टर में टैक्स दहिंदा जो लोग टैक्स अदा करना चाहिए जिनको, उनकी तादाद तकरीबन 3.5 मिलियन 35 लाख के करीब है, जिसमें से कि अभी सिर्फ चंद हज़ार लोग
एंटिटीज़ जो हैं उनको आप टैक्स नेट पे ला सकते हैं। ओके। और इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है वो अभी 3 मिलियन से ज़्यादा टैक्स पेयर्स को शामिल करने का है, जो हम सालों से नहीं कर पाए हैं। सालों में जो है पूरे इंडिपेंडेंट अब तक जो पूरा एक हमारा नहीं कर पाए। तो खैर उसके साथ ये भी आप कह सकते हैं ना कि उसके साथ बढ़ती भी गई उनकी तादाद। तो सही, ठीक है। लेकिन जो चीज़ नहीं हम कर पाए और जो FBR को एक्सेप्ट करना चाहिए वो ये है कि आज तक FBR ने कंट्री वाइड सर्वे ही नहीं किया कि टोटल रिटेलर्स और होलसेलर्स कितने हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी लोकेशंस, उनके एड्रेसेस, उनकी ओनरशिप। सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, मुशर्रफ साहब के ज़माने में इफ आई रिमेंबर देयर वाज सम सर्वे डन इन विद द प्रेजेंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी जवान्स और उसमें बड़ा एक ह्यू एंड क्राई हुआ था। तो वो एक उन्होंने कुछ कोशिश की थी आई थिंक उस ज़माने में। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो देखिए जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, अभी तक तो हमें सिर्फ अंदाजे हैं कि कितने लाख या कितने ऐसे नादहिंदा लोग हैं जो टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए हैं, जिनको टैक्स नेट में शामिल करने के बगैर आप टैक्स की आमदनी को बढ़ा नहीं सकते। दूसरी बात जो उतनी ही अहम है वो ये है कि टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट करता है कि उस टैक्स के बदले में जो हुकूमत को अदा करता है उसको बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी रियासत की तरफ से, जो नहीं की जाती हैं। देखिए आम आदमी को मतलब ये तस्वुर कर लेना कि वो सब के सब पैदाइशी टैक्स नादहिंदा होते हैं, ऐसा गलत है। बात यह है कि अगर टैक्स के बदले में उनको कोई सहूलियत फ़राहम नहीं की जा रही है और वो सहूलियत उन्हें ख़ुद ख़रीदनी पड़ती हैं, तो फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि हम टैक्स क्यों अदा करें। आप बेसिक सिविक सर्विसेज को देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लीजिए, क्या सिचुएशन है आपके सामने। अगर आप पानी की बात कर लें, सीवरेज की बात कर लें, सिविक एमेनिटीज़ की बात कर लें, बिजली की सप्लाई की बात कर लें, गैस की सप्लाई की बात कर लें, आप सड़कों के हालात की बात कर लें, गलियों कूचों के हालात की बात कर लें, तो सवाल ये है कि जब रियासत का फेलियर हर तरफ नज़र आता है और फिर उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान को खुद पैसे वैसे ही खर्च करने पड़ते हैं, तो पूछता है कि रियासत को पैसे क्यों दिए जाए। सर उसमें मेरा एक क्वेश्चन, जैसे टैक्स ना दहिंदगान की जो आपने बात की, क्या हमारी जो आवाम है वो वाकई टैक्स ना दहिंदा है? क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि पूरे 20 करोड़ आवाम जो है वो टैक्स दे रही है, क्योंकि हम पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इतनी बड़ी भरमार है विच इज़ कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन एज वेल। तो हम तो टैक्स सारे पे कर रहे हैं। जब आप टैक्स पेयर्स का सर्वे नहीं कर पाएंगे और उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आप आसान रास्ता इख्तियार करते हैं और वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? मुख्तलिफ इदारों को जो आवाम को सामान बेच रहे हैं उनसे कहें कि आप टैक्स कलेक्ट करके दें। एग्जैक्टली। अब ये चीज़ बहुत अफसोसनाक इसलिए है कि सारी दुनिया में आप इकनॉमिक्स की कोई किताब उठा के पढ़ लें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो रिग्रेसिव होता है। Exactly. उसकी वजह ये है कि वो टैक्स जो है वो हर आदमी पे यकसां उसका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यही वजह है कि दुनिया में पॉवर्टी बढ़ रही है, क्योंकि जिन जिन ममालिक में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है वहाँ गुर्बत बढ़ती है। तो जिन ममालिक का जब आप बात करते तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान के जो नेबरिंग श्रीलंका, बांग्लादेश या हम नेपाल को देखते हैं, तो क्या वहाँ भी इतना ही बुरा हाल है? नहीं, वहाँ इतना बुरा हाल नहीं है। इससे आपको साफ जाहिर इस चीज़ से हो जाएगा कि वहाँ पर टैक्स टू GDP रेशो आपसे कहीं ज़्यादा। एग्जैक्टली 21%, 22%, 23%, 19% है, जबकि हम अभी तक 9.8 बमुश्किल तमाम शायद ये तो 11% कहते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। 9.8 आखिरी फिगर थी, और अब जो इन्होंने इजाफा किया है तो उसके बाद शायद ये 10% को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में 21 से 22% का रेशो होना चाहिए। IMF भी सर यही कहती है कि 22% इज द रियल पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। बट उसको कैसे अचीव किया जाए? क्या ये सब्सिडीज जो एक बड़ा एक बज़वर्ड बना हुआ है हुक्म हमारी गवर्नमेंट के लिए कि जी जो हम लोग पैसे एंटिटीज़ को दे रहे हैं टू सब्सिडाइज देम, IMF भी यही कहती है अगर हम वो कम कर देंगे तो हमारा टैक्स टू GDP रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, विच आई फील doesn't sound very logical to me। आपके इसमें सर क्या टेक है? देखिए वो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त कितने फीसद पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन से नीचे है? मोर देन 50%। मोर देन 50% शायद नहीं है, लेकिन ये कि 40% के करीब बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब ऐसे मुल्क में जहाँ 40% आबादी पॉवर्टी लाइन के खत से नीचे है, वहाँ आप सब्सिडीज़ कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कैसे? एग्जैक्टली। सब्सिडीज़ को
को एडमिनिस्टर करना ताकि वो वाकई आम इंसान तक पहुंच सके, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको एडमिनिस्टर करना नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सब्सिडीज खत्म कर दें। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। सब्सिडीज तो ज़रूरी हैं, हाँ, कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि बतदरीज पर कैपिटम इनकम इतनी बढ़ती चली जाए कि 40% से घट के ये आबादी 10 या 12 या 15% पर रह जाए, ताकि सब्सिडीज ऑटोमेटिकली इनको ऑफर करनी पड़े, बाकी को आप डायरेक्ट टैक्सेशन के नेट से लेके आए। एब्सोल्युटली करेक्ट। मगर ये इसका एक तरीका ये निकालते हैं, कहते हैं कि ठीक है जी सब्सिडीज अब ये इस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गुड गवर्नेंस तो ये सोचते ही नहीं है, तो इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जी, इज दैट द सोल्यूशन? जैसे पीआईए पे आपने देखा होगा कितना एक हंगामा मचा हुआ है, प्लस एक खबर ये भी आज सुनने को, रात को मुझे सुनने को मिली थी कि जो ये पावर सेक्टर के जो डिस्कोर्स थे उसका इन्होंने हैरल्ड फिंगर साहब से ये मनवा लिया है कि उसको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, विच आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द पीआईए एम्प्लॉइज यूनियन, मेरे ख्याल से उससे डर के इन्होंने जो है उसके प्रेशर में उसको वापस लिया है इस फैसले को। देखिए, मेरा अपना जो तजर्बा है वो ये कहता है कि देखिए, हुकूमतों को सिर्फ वो इदारे अपने पास रखने चाहिए जो आम आदमी की ज़िंदगी पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आता है। उन इदारों की कारकर्दगी जो है उसको बेहतर बनाया जाए, और उसकी जो सर्विसेज वो ऑफ़र कर रहे हैं उनको आपको कम से कम पे रखना होता है। आप नॉन प्रॉफिट बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको स्टेट को ओन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टील मिलें चलाना, एयरलाइंस चलाना हुकूमत का काम नहीं है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि पहले आपने इन इदारों को कौमियाया, मतलब नेशनलाइज किया। उसके बाद आपकी हुकूमतों ने इनको इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से चलाया, जिसके नतीजे में ये आहिस्ता आहिस्ता बैंकरप्सी के पास पहुंच चुकी। आप इस चीज़ का इकरार कीजिए कि आपका फेलियर था ये। अब आप क्या चाहते हैं कि इन इदारों को जंक करके, कूड़ा कबाड़ बना के आप उसको बेच दें? भाई, ये आवाम का पैसा है, कौम का सरमाया है, आपको इसे फ़रोख्त भी करना है तो आपको इसकी वो वैल्यू तो लेनी चाहिए जो आज इसकी वैल्यू है, रियलिस्टिक। और वो आपको उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप इनको रीस्ट्रक्चर करके ऐसी सूरत में लाएं कि जहां प्राइवेट सेक्टर इसकी आपको सही कीमत अदा करे। अब आपने पीआईए की बात की है, आपको पता है कि पीआईए की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस इस वक्त एशिया की बेहतरीन सर्विसेज में मौजूद है। As of now as well. जी, जो कैपेसिटी यहाँ मौजूद है वो बहुत से मुल्कों में नहीं है। पीआईए को अगर आप रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, मेरा ख्याल ये था कि पीआईए के 3 सब सेक्टर्स हैं सर्विसेज के, जिसमें एक केटरिंग है, कार्गो हैंडलिंग है और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है। आप पीआईए को यकलख्त प्राइवेटाइज ना करें। आप 3 सब्सिडियरीज क्रिएट करें, एक केटरिंग की, एक कार्गो हैंडलिंग की और एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस सर्विसेज की, और इन तीनों सब्सिडीज़ में पीआईए का 40% शेयर रहना चाहिए। उसके बाद आप इन्हें प्राइवेटाइज़ कीजिए। ये 40% गोल्डन शेयर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर किसी स्टेज पे प्राइवेटाइजेशन के बाद इन सर्विसेज की जो कारकर्दगी है वो मुनासिब नहीं होती है, या इसमें आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये मुनाफे गैर मुनासिब तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 11% शेयर खरीद के आप वापस कंट्रोल ले सकते हैं। अच्छा, इस प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा क्या है? देखिए, कितनी एयरलाइंस हैं जो इन सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगी कराची के और पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स पे, तो आपको इनकम की वो सोर्स से बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए आपको वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे पीआईए के डेट को नीचे लाया जा सकता है। ठीक, रिस्ट्रक्चरिंग आप इस तरह करेंगे तो इसके बाद आप पीआईए को उस स्टेज पे ला सकते हैं जहां आप उसकी एक माकूल कीमत प्राइवेटाइजेशन के जरिए। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ आपको कि एम्प्लॉयज़ के जो हुकूक हैं और जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको उनका हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन पे जाते भी हैं तो आपके प्राइवेटाइजेशन के टर्म्स ये होने चाहिए कि पहले 2 साल में। सर थोड़ा सा मैं रोकूंगा, तो ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है सर यहीं पे प्लीज इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक वेरी सून, प्लीज डोंट गो एनीवेयर।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से जाने से पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो कि हमारे एक्सपर्ट शाहिद साहब बता रहे थे, विल गेट बैक टू दैट विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। सर प्लीज़। जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि पीआईए के एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन के टर्म्स ये होने चाहिए थे कि पहले 2 साल के दौरान कोई एम्प्लॉय ले ऑफ नहीं किया जाएगा। 1 साल तो रिस्ट्रिक्ट करता है वैसे भी। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 2 साल। 2 साल और 2 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दी जा सकती है, गोल्डन हैंडशेक काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट के टर्म्स जो होंगे वो वही होंगे जो पीआईए ने उस वक्त दिए थे जब उस एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन की थी। ओके, ताकि एम्प्लॉयज़ को अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई ख़तरा ना रहे। राइट। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि पीआईए के एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट पीआईए को चाहिए, ठीक है। आप इतना कुछ करें, रीस्ट्रक्चरिंग कामयाब सिर्फ उस हालत में हो सकती है जब आपके एम्प्लॉयज़ को पूरा यकीन हो कि उनका मुस्तकबिल ख़तरे में नहीं है, तब वो पूरे कमिटमेंट के साथ कमिटेड टू द जॉब। एग्जैक्टली, सही है सर। बिकॉज़ में एक चीज़ मैं एक और आपसे, और यहाँ ये भी मैं कहता चलूँ कि पीआईए के एम्प्लॉयज़ को आप क्यों इल्ज़ाम देते हैं। पीआईए का जो मैनेजमेंट है जिसमें क्रोनिज्म किया गया है, जिसमें रिश्तेदारों को बिठाया गया, कंपनी को बिठाने वाले वो लोग हैं। कंपनी का नीचे दर्जे का एम्प्लॉय उसका जिम्मेदार थोड़ी नहीं हो सकता सर। अभी भी जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है एयरलाइंस का, एविएशन का, उसमें है कि 18% ऑफ द एयरलाइन रेवेन्यू शुड गो इनटू द सैलरीज। जी। पाकिस्तान जो पीआईए का जो है लेस देन 18%, which means कि हमारी हालांकि ओवर स्टाफिंग है पर एयरक्राफ्ट बंदे ज़्यादा हैं, बट अंडरपेड है, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो उससे कम है अभी भी उनकी सैलरीज। तो आई थिंक एज फार एज द राइट साइजिंग इज कंसर्न और राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज कंसर्न, यस दैट शुड बी पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। बट उनको ऐसे ले ऑफ कर देना, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दूसरी बात मैं जो अर्ज करूँ आपसे कि जब आपने पीआईए की फ्लीट को बढ़ा दिया, 38 जहाज़ कर दिए, आप उसके बेनिफिट्स हासिल करें उन तमाम एयरपोर्ट्स पे जहां आपको पहले लैंडिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ नॉन एयरवर्दी एयरक्राफ्ट। वो लैंडिंग राइट्स आप बढ़ाइए तो उसके नतीजे में एक्टिविटी लेवल खुद इतना बढ़ जाएगा कि आपको किसी मुलाजिम को मुलाजमत उसकी ख़त्म करने की जरूरत नहीं होगी। हम तो अपने लैंडिंग राइट्स अपने मुल्क में इतने बढ़ा दिए फॉरेन एयरलाइंस की कि हम तो अपने जहाँ कर सकते हैं वहीं नहीं कर रहे थे। वो तो इसलिए हुए थे ना कि जब आपके एयरक्राफ्ट नॉन एयरवर्दी होते चले गए तो फिर आपने मजबूरन ये किया। लेकिन अगर आपने जहाज़ ऑलरेडी ले लिए हैं वेट और ड्राई लीज के ऊपर, तो भाई आपने ऑपरेशन को बढ़ाइए ताकि आपको किसी मुलाजिम को निकालने की जरूरत ही पेश ना आए। एग्जैक्टली। और प्लस जो हमें जो उसका इंपोर्ट बिल जो है इसका ऑयल का, उससे जो हमको फ़ायदा मिला है अराउंड 50% कम उसका हो गया है। हैरानी की बात यह है कि ऑयल का इंपोर्ट बिल पीआईए का कम हो गया, जो यूसेज कम हो गया है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द रेवेन्यू, उसका जो जितना पे करते हैं वो, बट उनकी जो रेवेन्यू है वो गिर गया है। प्लस जो एयर माइल्स फ्लोन जो है वो भी कम हो गए, हालांकि फीड बढ़ा दी उन्होंने। अच्छा, और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जेट फ्यूल की प्राइसिंग, जेट फ्यूल आम आदमी की ज़रूरत पे कोई इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एयरलाइंस के ऊपर या एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। जेट फ्यूल के अंदर से आप वो टैक्सेस भी निकाल दें जो आपने फिलहाल उसमें शामिल किए हुए हैं, ताकि आप पीआईए की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, ताकि आप उसको एक वायबल इंस्टीट्यूशन बना सके। उसके बाद अगर आप जाते हैं प्राइवेटाइजेशन पे तो देन यू विल गेट। व्हाई डू वी नीड प्राइवेटाइजेशन इफ ऑल ऑफ दिस कैन बी डन, देन देयर इज नो नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। अगर ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और उसके बाद आपके ऑपरेशन इतने बढ़ सकते हैं कि आपको ले ऑफ करने की जरूरत ही ना पड़े, तो आपको प्राइवेटाइजेशन की भी जरूरत नहीं। एग्जैक्ट। प्लस आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स अ नेशनल प्राइड एज वेल, यू नो, द फ्लैग कैरियर हमारा होना एक, आई थिंक इट्स आल्सो प्रेस्टीज। लेकिन अर्ज करता चलो मैं आपसे कि देखिए, स्टेट ओन्ड होने के साथ साथ जिस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए वो ये है कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगा, कमिटेड होगा। लेकिन जब तक इदारा नेशनलाइज रहेगा, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के मिजाज को सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप लेके आ जाए रिस्ट्रक्चर प्लान नहीं चल सकता। जी, वो रिश्तेदारियां उसके अंदर जरूर। सर, करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पीआईए का, आप मे बी शायद आपको पता हो, बट मे बी फॉर माय व्यूअर्स मैं बता दूं कि उस पर जो 3 हैं वो बैंकर्स हैं, 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक रियल एस्टेट के कोई बहुत बड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट आई थिंक व्हाट वी नीड इज एविएशन एक्सपर्ट्स इन दैट। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो है वो केयरटेकर मैनेजिंग डायरेक्टर। एग्जैक्टली। तो और इंडियन एयरलाइंस ऑन द कॉन्ट्ररी, उसका जो बोर्ड है, दे आर ऑल एविएशन एक्सपर्ट्स एंड दे हैव पोस्टेड प्रॉफिट ऑफ $840 मिलियन लास्ट ईयर। बिल्कुल। तो आई थिंक व्हेन दे कैन डू इट, व्हाई कांट वी डू इट? जस्ट द वाली बात है कि प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट। एग्जैक्टली। सर, थोड़ा सा डेट जो पाकिस्तान का है उसकी तरफ आपको लाना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेट, जैसे शुरू में मैंने बताया कि इट्स गॉन सो हाई, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हम मजीद कर्जे लेते चले जा रहे हैं। प्लस अब जो 2018 में नज़र आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, उसमें क्या नज़र आ रहा है कि जो ये पेरिस क्लब रिस्ट्रक्चरिंग थी वो मेच्योर हो जाएगी।
ये जो हमने EFF के जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जो लोन उसके लिए उसकी repayment रिपेमेंट शुरू हो जाएगी, जी। फिर उसके बाद जो CPEC की जो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए हमें मशीनरी प्लांट्स उसको लाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। नहीं, उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के पुराने लोन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो जो लोन है एग्जैक्टली उन सब का वेट आपके ऊपर तो आएगा। 2018 सीम्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, लाइक यू नो वी आर गोइंग इन दैट ईयर। मुझे तो सोच के खौफ आता है कि कहाँ पे जा रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट उस वक्त होगी, ये हो या कोई और हो, वो कैसे टैकल करेंगे इसको। स्टेट बैंक ने जो तस्वीर पेश की है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें उनका कहना ये है कि 2017 और 18 में जी डेट सर्विसिंग का टोटल वेट 3.3 बिलियन होगा। अच्छा ओके अच्छा, अब चलिए आप मैं मान लेता हूँ कि ये वाकई कम हो जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर साल जो ट्रेड डेफिसिट आप बनाते हैं, जी क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स उस रफ्तार से बढ़ ही नहीं रही बल्कि वो गिरती जा रही हैं। जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान का जो फ़र्क अब आप देखिए 2014-2015 में जी। ट्रेड डेफिसिट था $22.185 बिलियन। बिलियन उसके बाद डेट सर्विसिंग के मजीद 4.227 बिलियन डॉलर। आपने ऑयल दिए। प्राइस गिरने के बाद जी, ये जी, है जी। एग्जैक्टली। अगर वो वही रहता तो सोचे कहाँ पहुंचते जी, हैं तो कुल आपका जो बन गया था डेफिसिट वो था, इसको शामिल करके जो आपका डेट का रीपेमेंट है जी। 26.412 बिलियन। जी इसमें आपके पास रेमिटेंसेज आई थी 18.454 बिलियन की। इसके बावजूद जो खसारा बचा था वो था 7.958 या वर्चुअली 8 बिलियन बिलियन, US डॉलर। जिसको आपने पूरा किया था काहे से, मजीद कर्जे लेके। जी एग्जैक्टली। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं तो फिर ये 3.7 का जो प्रोजेक्शन है 2017-2018 में, ये तो इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसकी बेस समझ मतलब वाकई डजंट मेक्स एनी सेंस टू तो मी। फिर सवाल ये है कि ये कहाँ से पूरा किया जाएगा। एग्जैक्टली। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होता है और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं होती, एग्जैक्टली ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने से नहीं होगा, इंपोर्ट Import सब्सटीट्यूशन। substitution, वो तमाम सेक्टर्स जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। और एक्सपोर्ट सेक्टर की कंपेटिटिवनेस, सबसे बड़ा आपका जो मसला बना हुआ है वो ये है कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में आपकी रैंकिंग नीचे आती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर जा रहा है, राइट। उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें एनर्जी और पावर, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों के ऊपर हमारी उतनी तवज्जो नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। बट सर जब आप बात सुनते हैं अपने हुक्मरानों की, IMF की तरफ से, वो कहते हैं कि हमारे जो रिफॉर्म्स है दे आर इन द राइट डायरेक्शन, तो वो किस बेस पे ये बात करते हैं? सिंपल सी एक बात, बाकी सब छोड़ दिया, मैं तो सिर्फ आपसे बात ये करूँगा, पावर सेक्टर में सबसे पहली जो कंसिडरेशन होनी चाहिए थी वो ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो इनएफिशिएंसी है, राइट, जो नुक्स है, उनको कम किया जाता है जिससे कि बिजली ज़ाया होती है। लॉसेस। और दूसरी बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग जनरेशन कैपेसिटी थी पहले उसको रिपेयर करना चाहिए था। अब आप प्रोजेक्ट्स बनाते चले जा रहे हैं। आप वो नीलम झेलम ले लीजिए, नंदीपुर ले लीजिए, क्या रहा उसका? कायदे सोलर पावर ले लीजिए, प्रोडक्टिविटी क्या रही उसकी? बजाय इसके कि आप इसको दुरुस्त करते। आप मुझे बताइए, PIA पूरी कौम का इदारा है, सारी कौम के आदमी उससे सफ़र करते हैं, ठीक है, उसकी हालत वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि बदतर होती जा रही है। अलबत्ता आप मेट्रो बस बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत छोटे से फ्रैक्शन को फ़ायदा पहुँचेगा। एग्जैक्टली। And the cost that we are incurring to make these things is again humongous and unprecedented. कभी दुनिया भर में सबसे महंगी ट्रेनें और सबसे महंगी बसें हम चला रहे हैं। सर ये जो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि जब 10th रिव्यू में इसाक डार साहब जा रहे थे तो वह करेंसी जो हमारी ओवर वैल्यूड है, हाईली ओवर वैल्यूड है, इस पर ज़रूर बात होगी, पर उनकी तकरीर में ऐसी कोई बात सुनने को मिली नहीं हमको। यूरो जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 20% डी वैल्यू हो गया, जिसकी वजह से वी हैव बिकम मोर नॉन कंपैटिटिव विद द मार्केट। देखिए, यहाँ एक थोड़ा सा जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो ये है, ये मत भूलिए कि पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। ट्रेड डेफिसिट ये साबित करता है कि आपकी इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। लिहाजा अगर आप रुपए को डेप्रिशिएट करते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि जो सो कॉल्ड रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पे लाया जाए, तो आपकी इंपोर्ट्स की कीमत कहाँ पहुँच जाएगी? रुपी टर्म्स में। और उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पेक्ट होगा?
तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑयल प्राइस पे कमी आई उसकी वजह से इन्फ्लेशन अमेजिंगली हमको ऑटोमेटिक फायदा पहुंच गया। इस वक्त आई थिंक दिस क्वार्टर वी आर लुकिंग एट 2.1% ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, जो कि गवर्नमेंट क्लेम करती है उन्होंने कुछ किया, बट इज नथिंग टू डू विद देयर एफर्ट्स। 3.2 की फिगर आई है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस एंड कमोडिटी ड्रॉप। लेकिन तो अगर वो वैसे उसकी वजह से कम हो रहा है तो अगर हम ये करेंसी डिवैल्यू कर भी देंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन ये कि आप उसका पूरा बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा है। ओके, पहली बात तो ये कि उस रफ्तार से कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं जैसे कि आनी चाहिए थी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम वो टैक्सेस कम कर दें जो पेट्रोल की मद में शामिल हैं तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपने ये देखा कि फ्यूल की प्राइसेस नीचे आने के बावजूद, देखिए ना, अक्टूबर 2013 में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये और 34 पैसे थी पर लीटर, जो अब गिर के 71 रुपये 76 पैसे करीब आ गई है। तकरीबन 37.5% की कमी हुई है। 37.5% की कमी होने के बावजूद जो और ये इससे ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन ये इतनी तो हो चुकी है। सवाल ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितनी कमी आई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वही एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहता कि उसमें 37% कमी आनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट कमी आनी चाहिए थी। यानी अगर 37% के करीब फ्यूल की कीमत कम हुई है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में कम से कम 18 से 20% की कमी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है, जिसके नतीजे में इंडस्ट्री को अब भी हायर कॉस्ट देने के बाद अपनी कंपेटिटिवनेस ऊपर करने में दुश्वारी पेश हो रही है। अब यहाँ कोई रेगुलेटरी सिस्टम है ही नहीं ये देखने के लिए कि ट्रांसपोर्टर्स गलत फ़ायदा जो उठा रहे हैं उनको उससे रोका जाए ताकि उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को पास ऑन हो सके। राइट सर, एक और चीज़ जो बड़ी बात इस रिव्यू से पहले अगेन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन अगर हम वापस जाएं, एक बेनामी जो एक ट्रांजैक्शंस का जो यहाँ पे बड़ा एक गलत सिलसिला है पाकिस्तान में, उस पर एक लॉ पास करने की कोशिश की गई है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजा भी है। बट डू यू थिंक दैट दे वुड बी एबल टू गो एग्जैक्टली दे वुड बी एबल टू गो थ्रू दैट विद जो इनको अपने जो जिनका मैंडेट लेके आते हैं उनको नुकसान पहुँचा सकेंगे ये लोग? अब आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि इसाक़दार के अपने कहने के मुताबिक जी पाकिस्तानियों ने बाहर के मुल्कों में $200 बिलियन से ज़्यादा दौलत जमा कर एग्जैक्टली। ये इस बात का बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग ना आपने की ना मैंने की। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे सियासतदानों का है। अब ये तसव्वुर करना कि वो सियासतदान जो ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोई इफ़ेक्टिव लॉ बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, उसमें गैप्स बाकी रहेंगे। लेकिन जो चीज़ फिर मैं कहूँगा आपसे वो ये है कि अगर पाकिस्तान में माशी निज़ाम दुरुस्त होता, क़वानीन दुरुस्त होते, जस्टिस और इंसाफ की फराहमी अश्योर्ड होती, सिविक सर्विसेज इतनी बुरी ना होती जितनी कि आज है, तो शायद ये 200 मिलियन बाहर ना गए होते। इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ही में मौजूद इन्वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। बट इसमें सर कुछ इंडस्ट्री के लोगों का ये भी कहना है कि जितना मर्जी वो चाहें इसको इम्प्लीमेंट ना होने दें, बट जो प्रेशर दुनिया भर से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिकॉज ऑफ टेररिज्म बीइंग रैम्पेंट इन द वर्ल्ड, ये इनको शायद करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग हमारी तरफ आ रही है, शायद ये इम्प्लीमेंट हो ही जाए, मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेशर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरफ है, आप उसको ज़रूर करें क्योंकि उसे करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आप मुल्क के अंदर हालात भी तो ऐसे पैदा करें कि जब लोगों को ख्वाहिश न रहे पैसा बाहर ले जाने की। आपको पता है कि 60 की दहाई में जो अयूब खान साहब का हीरा कहलाता है, उस ज़माने में लोग बाहर तो पैसा नहीं लेके जा रहे थे, वो तो लेके आ रहे थे यहाँ पे। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये थी कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, इंडस्ट्रियल बेस बनाई जा रही थी। जी। आप हालात को बेहतर करने की कोशिश करें तो शायद लोग पैसा खुद वापस लेके आएंगे। राइट सर, ये एक और जो अगर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम टैक्स के हवाले से देखते हैं जब, कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, अगर जैसे कोई एक एवरेज कंजम्पशन 1100-1200 यूनिट की होती है तो आपका बिल आना चाहिए अराउंड 12,000 रुपये, बट वो आता है 20,000 रुपये। तो उस पर जो 8,000 रुपये है, विच इज़ अराउंड ह्यूज percentage of money that we go into taxes, which is again जो हम regressive taxation की जो बात कर रहे थे, इसी तरह जो PTCL का बिल है उसमें भी अराउंड 30% goes into taxation, और उसके बाद जो मोबाइल का रिचार्ज कार्ड जो बेचारा गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसमें भी 38% goes into taxation। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये लोग हम पे बर्डन डालते चले जा रहे हैं। मेरा सवाल सर ये है कि जो अब जो ये नया कर्जा हमने मज़ीद ले लिया है और जो 2018 की पिक्चर हमने देखी थी, तो ये मज़ीद किस किस्म के कर्जे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक और बड़ा जो सबसे नुकसानदेह एस्पेक्ट है वो क्या है?
आप टैक्स कलेक्टर बनाते हैं बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर को एग्जैक्टली। अगर आपने उसको टैक्स कलेक्टर बनाया है तो आपके पास ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप ये ऑडिट कर सकें कि इसने जितना टैक्स लिया है आम आदमी से वो हमें वो सरेंडर पास कर ऑन दे। भी कर रहा है नहीं कर रहा एग्जैक्टली। आपको बताऊं कि बेशतर शोबों के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट तो हो रहे हैं जी, गवर्नमेंट को पूरी तरह सरेंडर नहीं हो रहा है, जिससे कि गरीब और अमीर का जो गैप है वो बढ़ता चला खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट। और बिजनेस सेक्टर के अंदर दर्जनों एंटिटीज ऐसी हैं जो कि वो टैक्स गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं करती हैं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर के इस किस्म के कैरेक्टर्स को आप और मजीद दौलतमंद बना रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर पीपल। एग्जैक्टली, वो बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। सर ऑफ द ईयर आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस प्रपोजल ऑफ टैक्सेशन दैट यू डिस्कस्ड फॉर दिस 9 कैटेगरीज। थोड़ा सा प्लीज हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा वो एलैबोरेट करें, दैट्स आई थिंक समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव अगेन। देखिए, अब मैं मुख्तसरन बताऊंगा आपको। मैंने सजेस्ट ये किया था कि आप पहले तो FBR कंट्री वाइड सर्वे करे सारे होलसेल और रिटेलर का, जी, जिनकी तादाद इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि 35 से 36 लाख है। जी। ठीक है, उसमें से एक बहुत छोटी तादाद ऐसी है जो टैक्स पेयर है। ओके। वो सर्वे होने के बाद, अच्छा आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। राइट। लिहाजा आपको करना ही चाहिए था कि आप उनका सर्वे करते, फिर उसके बाद कैटेगरीज बनाते। बड़े शहर, दरमियाना साइज़ के शहर, छोटे शहर, ये 3 पे मेन कैटेगरीज हुई हैं। हर कैटेगरी में फिर 3 कैटेगरी आप बनाते, बड़े बिजनेसेस, दरमियाना साइज़ के बिजनेस और छोटे, तो 9 कैटेगरीज बनती। राइट। आप इनको 3 साल के लिए इनको आप एक फिक्स टैक्स इन पे अप्लाई करते, एब्सोल्युटली लॉजिकल इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस 9 कैटेगरी और सर्वे से बड़ा क्लियर पिक्चर आ जाता है। ठीक है। और आप इनको 3 साल का जो ये पीरियड देते वो क्या था कि इस 3 साल के दौरान आप फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी इंप्रूव करेंगे और उसके बाद आप अपनी हकीकी इनकम पे टैक्स देना शुरू करेंगे। किताबें मेंटेन करना सिखाते हैं इनको। एग्जैक्टली। और इस दौरान में FBR को वो स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी चाहिए थी सारी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में, जिसमें कि आम आदमी अपने हिसाब का, कारोबार का हिसाब रखे। राइट। और इस 3 साल के पीरियड के अंदर इनको आपको ये कोशिश करनी थी कि ये इसको सीख जाएं कि किताबें किस तरह मेंटेन की जाती हैं। उसके बाद आप आ जाते एक्चुअल टैक्सेशन के ऊपर। ये आपको मैंने बताया था ना डिस्कशन से पहले जी, कि ये प्रपोजल 1999 में वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुँचाया नवाज गया शरीफ साहब था की जब गवर्नमेंट थी उनको, और उसके बाद भी ये आगे FBR को भेजा जाता रहा, FPCCI को भी दिए गए ये प्रपोजल। लास्ट ईयर भी आपने शायद इसको रिवाइज करके दोबारा दिया, बट नोबडी हैज हाँ, वो FPCCI के चेयरमैन साहब ने मुझसे कहा था, मैंने उनको बना के दिया था, उस पर कोई असर नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी जो फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं 15.4 बिलियन डॉलर्स को जो इसहाक डार साहब बड़ा आके हमको बताते हैं, अगेन यू नो दिस इज मेजर पार्ट ऑफ इट इज लोन्स दैट वी हैव टेकन नाउ। अगर हम इसको वो कहते हैं कि जो हमारा 4 महीने का इंपोर्ट बिल है वो उसमें कवर हो रहा है, जी जी जी। तो मगर वही मतलब इट्स ऑल टाइड अप, यू नो, इट्स ऑल टाइड अप। अगर आप कर्जे लेके इंपोर्ट्स अपनी कर रहे हैं और उसको करेंसी को भी डिवैल्यू नहीं कर रहे, तो बड़ा एक विशियस सर्कल बनता जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ना, एक कर्जे को अदा करने के लिए दूसरा कर्जा लेना इज नॉट द करेक्ट स्ट्रेटजी। exactly. जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज पैदा करने हैं, और वो सिर्फ उस हालत में पैदा होंगे कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। इस सेक्टर की कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, जो कॉस्ट कटिंग करवा सकते हैं, रियासत कर सकती है, वो करवाए। और दूसरी चीज़ है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तब जाके वो सरप्लस जनरेट होना शुरू होगा, जिससे कि आप कर्जे अदा करने के बावजूद भी इतने रिजर्व आपके पास होंगे कि आप रुपए को स्टेबल रख सकें। सर मगर ये जो हम कॉस्ट कटिंग की जब बात करते हैं, जिस कॉस्ट कटिंग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट अ ह्यूज एफर्ट, जी, जिसमें कि आप बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर की। अब एनर्जी सेक्टर ओवरनाइट तो ठीक होने वाला है नहीं जी। तो इस इंटरिम पीरियड में जो 2-3 साल 4 साल एक किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को बनने 2-3 साल लगते हैं रिफॉर्म्स में, 2018 जो मैं अगेन दोबारा उस पर आऊँगा, एक जो हमारा रीपेमेंट का एक साइकिल आने वाला है, व्हाट शुड बी, इज देयर एनी लॉजिकल प्लान टू सस्टेन आवरसेल्व्स? अब आप मुझे या हम ग्रीस की तरफ चले जाएं कि मतलब क्या डिफॉल्ट या क्या, मतलब समझ मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वक्त गुजरता जा रहा है जी। अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी 3.5 साल करीब होने वाले हैं। जी, इस दौरान में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को आपने कितना कम किया? 10 से 12% पावर जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गायब हो जाती है। उसके 2 हिस्से हैं, लाइन लॉसेस बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट सिस्टम और पावर थेफ्ट। भाई आपने उसको तो कंट्रोल करने की कोशिश की होती है,
कॉस्ट कटिंग आप किस तरह करेंगे? इसी तरह तो आप बिजली की जो कॉस्ट है उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे ना आप। सर क्वेश्चन मेरा वही है कि इस पर कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही है, तो आर वी हेडिंग टू अ डिजास्टर? और जो वो एक और चीज़ ये कि वो कहते हैं कि जो IMF का जो प्रोजेक्शन है वो ये कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो $70 बिलियन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, एंड आवर डेट टू GDP रेशियो विल गो टू 65%. एक वो जो फिस्कल डेट टू GDP रेशियो ऑलरेडी 65% तो खड़ा हुआ है एग्जैक्टली. और तो ये और जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है 2005 का वो 60% रिस्ट्रिक्ट करता है हमको, और ये अभी तक डिनाइल में ही रह रहे हैं. तो ऑल दीज नंबर्स आर शोइंग अ बिग डिजास्टर टू अस. फिलहाल तो ये लगता है, लेकिन अगर हुकूमत की प्रायोरिटीज़ दुरुस्त हो जाए और वो मोटर वेज बनाने से और ये बसें और ट्रेनों से निकल आए, हट के वो रिसोर्सेज जो है आपके पास उनको सिस्टम की एफिशिएंसी को बेहतर करने की कोशिश करें, तो शायद आप अवॉइड तो नहीं कर सकेंगे पूरी तरह, लेकिन आप उसके जो प्रेशर आएगा आपको उसको कम कर सकते हैं एग्जैक्टली. क्योंकि एक और जो एक बड़ी आजकल बात आपने भी सुनी होगी जो बहुत सुनने में आ रही है कि अगर आर डेट बाय 2018 माइट क्रॉस $100 बिलियन द ओवरऑल डेट, जब फिर एक्सटर्नल डेट सॉरी जब वो जहाँ बढ़ जाएगा, सो देन दे माइट आस्क यू टू कम एंड सिट ऑन द टेबल एंड आस्क यू फॉर सर्टन थिंग्स जो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, विच यू माइट नॉट वांट टू गिव अप एज अ नेशन. तो वो भी एक बड़ा एक अजीब सा जो ना आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर एज वेल. यही चीज़ है जो खासी परेशान कुन है कि हम एक कर्जे को अदा करने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं, exactly. बजाय वो कैपेसिटी पैदा करने की जिसके ज़रिए कि हमें मज़ीद कर्जा लिए बगैर पिछले कर्जे को अदा करने की हमारे अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाए. एग्जैक्टली उसकी तरफ फोकस हमारा नहीं है उतना जितना होना चाहिए. राइट. अगेन दूसरी चीज़ फिर ये कि जब ये इस तरह के प्रेशर हमारे पे आते हैं तो हमारी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है विच इज़ हेल्थ केयर एजुकेशन विच रिफ्लेक्ट्स ऑन दैट एज वेल कि वो कट करना पड़ता है. सिर्फ सोशल सेक्टर नहीं, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है सोशल सेक्टर का इम्पैक्ट तो आता है क्योंकि उससे फ़ौरन सोशियो क्योस पैदा होता है, लेकिन आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप सबसे पहली चीज़ जो काटते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. एग्जैक्टली. ये इंतहाई सुइसाइडल टेंडेंसी है. एग्जैक्टली. इसलिए कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा पाकिस्तान, आपको पता है कि आज से कोई 40 साल पहले ये चीज़ बल्कि मोहम्मद शोएब साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अयूब खान के दौर में, उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 20% अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान डेवलप स्टेट ही रह जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकेगा. क्योंकि जो पॉपुलेशन की इंक्रीज़ आपकी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके गैप्स हैं उनको पूरा किए बगैर आप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप में जा ही नहीं सकते. एग्जैक्टली. और अभी जो हम देखें जो ये जो एक और इंडिकेटर हमारा बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है वो ये भी है कि हमारा जो हर बच्चा इस वक्त पैदा हो रहा है वो 1,01,000 रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है क्योंकि 1,11,000 की फिगर आई है. राइट. एग्जैक्टली. तो अगेन विच इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन विच वी आर लुकिंग एट. सर आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर कोई जो 2016 में जो हमारा जो ये ख़त्म हो जाएगा IMF का प्रोग्राम, इसके बाद हम लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्या प्रेशर्स हमारे पे होंगे, हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, व्हाट वुड यू सी इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ आवर सस्टेनेबिलिटी? एक ख़तरा और भी है, वो ये है कि आपको पता है ना कि तेल की कीमत गिरने के बाद से खलीजी रियासतों ने अब एक नई स्ट्रेटजी शुरू की है और वो ये है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा रहा है, सब्सिडीज़ कम की जा रही हैं, जिसके नतीजे में आपको पता है ना कि पाकिस्तान की इनवर्ड रेमिटेंसेस जो है वर्कर्स की, उसका 64% खलीजी रियासतों से आता है. जी बिल्कुल. एग्जैक्टली. अब अगर वहाँ ये टैक्सेस आयद किए जाते हैं और सब्सिडीज कम की जाती हैं तो वो रेमिटेंसेस का जो मिकदार है वो कम हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो फिर ये जो गैप आपके पास है ट्रेड बढ़ जाएगा, जिसको आप अभी फिलहाल पूरा कर रहे हैं बड़ी हद तक इनवर्ड रेमिटेंसेस से, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. एग्जैक्टली. लिहाजा इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें. राइट. और वो सेक्टर जिनमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो करें. और उसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको डेवलप करना है, जिसमें है मिल्क एंड फ्रूट प्रोसेसिंग, सी फूड एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स. इसमें आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. एग्जैक्टली. सारा का सारा रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है. आप उसे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाउ. थैंक यू वेरी मच सर. इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम. हमारे नाजरीन को भी आई एम श्योर काफ़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. नाजरीन, दिस
we reached the end of our program now, and I think आज जो information आपको हमारे पास से दी गई है, I think that's something very very informative program in terms of the PIA restructuring that we discussed, कि क्या plan हो सकता है and what could be more feasible to restructure the PIA, plus जो taxation के हवाले से हमारे expert ने हमको बताया कि वो कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है by identifying 9 sectors that he's talked about. I think this is something which these proposals have been given to the government as well, and I think if government looks at them seriously, हम लोग काफ़ी अपनी situation को improve कर सकते हैं. And by this we come to the end of the program now. दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात मंडे को आपसे होगी with a new topic and with a new expert, or please keep watching our program and we'll continue giving you the information. Thank you very much. Assalamu alaikum.